हे हेलो अमीगोस। अच्छा, एक क्लास चल रही है और क्लास में स्टूडेंट पूछता है, सर जी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ बेटा पूछो। केमिस्ट्री क्लास थी। अब क्या नाम है, टीचर ने बताया था भाई, अभी अभी क्लास चल रही थी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जा रहा था। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टीचर ने कहा कि भाई देखिए ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एंट्रोपी से रिलेटेड है। सर जी एंट्रोपी क्या होता है? गुड क्वेश्चन। एंट्रोपी जो है वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है कि चीज़ें जैसे अगर थोड़ा ज़्यादा जिगल करती हैं तो उनकी डिसऑर्डरलीनेस ज़्यादा है, अगर वो कम जिगल करती हैं, ऐसे कम हिलती डुलती हैं, तो उनका डिसऑर्डरलीनेस कम है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसकी जो डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये सबको, ये तो सबको मालूम है, तो तुम्हें भी मालूम है ना? है ना, मालूम है ना? तो भाई साहब एक क्वेश्चन ने पूछा, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा जी ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है मतलब कि पहले कम रही होगी। तो अगर पहले कम रही होगी तो इसको पहले ऑर्डर में रख के कौन गया था? बूम, टीचर का दिमाग फट गया। लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन है ना दोस्त, कि अगर हम साइकिल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही चिल्लाते रहते हैं कि डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो ये यूनिवर्स को ऑर्डर में पहले रख के कौन गया है? पहले तो ये बताओ, कौन छोड़ के गया है ये ऑर्डर में है? चलो इसको डिसऑर्डर करना शुरू करते हैं। है ना? तो इसी के मद्देनज़र आज कुछ बातें करेंगे, ठीक है? तो एक एक वैसे तो वक्त एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर कितने शायरों ने कितनी कितनी दफ़ा और क्या क्या बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें लिखी, उसमें से दो मैं चुन रहा हूँ। अब एक है जावेद अख्तर साहब की एक नज़म है वक्त के नाम से ही, और एक गुलजार साहब ने लिखी है कि वो कि वक्त बुलबुला है पानी का, वक्त की बहती सतह पर तैरता भी है, टूटता भी है, फूटता भी। खैर पॉइंट ये है कि भाई एक तो शायरों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है वक्त। लेकिन अगर यार हम लोग भी देखें ना, तो हम लोग भी एक्चुअल में ना वक्त को समझते नहीं है, लिटरली हम नहीं समझते हैं आज तक। अब ये एक तरफ है वक्त, और आज ना जो डिस्कशन करने वाले हैं ना, देखो रिजल्ट तो कोई निकलने वाला है नहीं, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि क्वेश्चन में मज़ा ज़रूर आएगा। देखो क्वेश्चन जो मैंने अभी अपन ने डिस्कस किया उस क्वेश्चन में मज़ा आ चुका है ना, आई होप कि आप लोगों को उसमें मज़ा आ चुका होगा। अब जो मिले बोनस है, ठीक है? चलो, तो पहली बात तो हमने ये की कि भाई हाँ वाकई में जो अलग अलग शायर हैं उनके अलग अलग अंदाज़ों में उन्होंने वक्त के बारे में बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें लिखी हुई हैं। लेकिन वक्त को हम कभी डिफ़ाइन ही नहीं कर पाए। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते वो हमारी ज़िंदगी का इतना भिन्न अंग है और उसके बगैर हम कुछ करते नहीं। मतलब कोई ऐसा दिन है जिसमें आपने वक्त के बारे में बात ना की? मतलब लिटरली कोई ऐसा दिन है जिसमें वक्त के बारे में बात ना की गई हो? और वक्त को हमारा आइडिया ही नहीं है। अंग्रेजी में अगर कहते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई हम वी स्पेंड टाइम, है ना? और हिंदी में बोलते हैं तो वक्त बीत गया। तो मतलब क्या कि खर्च हो गया कि वक्त, मतलब कि वक्त खर्च कर दिया यार, टाइम नहीं बच रहा भाई साहब, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब इज इट अ कमोडिटी? क्या कोई चीज़ है? क्योंकि ये तो मेटाफर हो गया ना। मेटाफर क्या होता है भाई? जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि अम, कि काले के पाप से काला कौन? मतलब कि काजल से काला कौन, है ना? काजल से काला कौन? काजल से काला कौन? काजल से काला पाप या कलंक, ऐसे कुछ भी कर लो। तो ये क्या है? मेटाफर है ना, इसको मेटाफर बोलते हैं। उसी तरीके से यार टाइम को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। हम टाइम को केवल और केवल क्या बोलते हैं कि जैसे कि भैया पानी है, बीत रहा है, कैसे नदी बहती है वैसे ये भी बह रहा है इस टाइम। ये तो मेटाफर हो गया यार, क्योंकि नदी बहती है। और कभी हम कहते हैं कि भैया वक्त खर्च हो गया। अरे क्या पैसा है क्या खर्च हो गया? पैसा भी नहीं है। और कभी कहते हैं कि वी स्पेंड टाइम, कि भाई बिता रहे हैं। हर बार जब भी हमने समय को डिफाइन या समय के बारे में बोलने या बात करने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसे की जैसे, क्योंकि हम कभी उसका ओरिजिनल डिफाइन नहीं कर पाए ना, और आज भी नहीं डिफाइन कर पाते हैं। जो अच्छा आज का जो जिक्र फिराक जो चल रहा है ना, आज का जो पूरा का पूरा जिक्र चलेगा वो है किताब कार्लो रोवेली की द ऑर्डर ऑफ टाइम। बड़ी प्यारी किताब है भाई। और अगर चाहें तो ये भाई प्रोफेसर भी हैं और बड़े बेहतरीन बेहतरीन रिसर्च पेपर भी इन्होंने लिखे हैं। बहुत बड़े पॉपुलर साइंटिस्ट भी हैं, मतलब पॉपुलर साइंटिस्ट इन द सेंस, मतलब पॉपुलर साइंस लिखने वाले साइंटिस्ट हैं। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट किताब भी आ रही है उनकी। उनकी किताब से आज ये सब बातों का हम जिक्र करने वाले हैं कि लिटरली हमको नहीं पता। हम जब कहते हैं ना कि टाइम था, है और आगे होगा, ये जो समय की जब हम बात करते हैं तो ये सारा का सारा क्या है? मेटाफर है। हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं समय को।
अच्छा, तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग सी बात कि जब हमने कहा कि भाई जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन था कि भाई वक्त को मतलब या ऑर्डरलीनेस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि भाई डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो इसको ऑर्डर में कौन रखे गया था? पहला तो क्वेश्चन ये, दुनिया के जितने भी लॉ हैं, जितने भी लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, इन सब में से अगर अकेली कोई चीज़ जो कि टाइम को बताती है, टाइम के लिए एक टाइम क्या है, टाइम क्या है कि पहले था, अब है और आगे होगा, ये जो आइडिया है ये केवल और केवल एक ही लॉ इनकैप्सुलेट करता है इस आइडिया को, और वह है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप ध्यान दें तो भाई शुरुआत करते हैं इस वाले डिस्कशन की कि कैसे ऐसे कैसे कि टाइम टाइम मतलब कि जितने भी लॉ हैं, मतलब कि ग्रेविटी, अगर एक ग्रेविटेशन का कोई लॉ है तो वो टाइम सिमेट्रिकल है, उस पर टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम इधर खड़े हो जाओ कि उधर खड़े हो जाओ, 100 साल चल रहे हैं कि 50 साल चल रहे हैं, उसमें टाइम का फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो टाइम सिमेट्रिकल है। फर्स्ट लॉ, इनर्शिया वगैरह सब टाइम सिमेट्रिकल है। कोई अगर कोई ऐसे कोई मतलब कि मूवमेंट चल रहा है ना रैंडम, तो वो उसी ही क्लिप को मैं बैकवर्ड चला करके अगर दिखा दूँ तो तुम अंतर नहीं बता पाओगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो केवल क्या हमने डिस्कस किया, एक ही लॉ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वो भी कैसे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि मैंने अपना मतलब कि मेरा एडमिशन हुआ था, मैंने अपना लिया था इंटीग्रेटेड पीएचडी आईसर मोहाली से। तो भाई पीएचडी कंप्लीट नहीं किया मैंने, लेकिन आईसर मोहाली के अलावा हम लोग और आईसर में भी गए थे भाई। तो आईसर पुणे का जो एंट्रेंस टेस्ट था, उसका जो एंट्रेंस था और वहीं जाकर के देना था, पुणे ही जाना था और पुणे जाकर के ही देना था। और तो वहाँ पर जब हम एंट्रेंस टेस्ट में गए थे तो वहाँ पर 3 क्वेश्चन थे जो मुझे याद रह गए हैं, और बाकी 2 क्वेश्चन कभी और जिक्र करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सुन लो। तो उसके अंदर में एक सवाल था कि भैया ये आपके पास आपने अपना जो है नाखून जो है वो बर्फ़ की सिल्ली बर्फ़ के ऊपर रखा है, आप बताइए इसमें से क्या स्टेटमेंट जो है वो सही है। और बेसिक्स चेक करते हैं वो आपके कि भाई ठंड जो है वो आपकी उंगली ठंडी हो जाएगी, है जी, बर्फ़ गर्म हो जाएगी, या फिर ठंड जो है आपकी उंगली में चढ़ जाएगी, ठंड जो है, या फिर जो है गर्मी जो है वो बर्फ़ की सिल्ली में चली जाएगी। तो ये इनमें से क्या लगाओगे? तो असल में हो क्या रहा है, असल में ये हो रहा है कि मेरी उंगली जो है, मेरा नाखून जो है, वो जिस मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो मॉलिक्यूल थोड़ा तेज़ी से जिगल कर रहे हैं, डर्रर्र। और जो बर्फ़ की सिल्ली के अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जिगल कर रहे हैं, टक 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 टक, हैं। तो होता क्या है कि असल में कुछ नहीं हो रहा है कि जैसे ही मैंने अपना नाखून बर्फ़ की सिल्ली पे लगाया तो जो गेंदें, क्योंकि हम कंसिडर कर लेते हैं, गेंदें मान लेते हैं फिलहाल उनको आर्ग्यूमेंट करने के लिए, कि जो गेंदें मेरी उंगली से टकराई और मेरी उंगली के जो मॉलिक्यूल थे वो तो ड्र तेज़ी से जिगल कर रहे थे। तो वो याद कीजिए, वो जैसे कॉलिजन में एक बॉल, जैसे कंचे खेलते थे तो एक कंचे को जब दूसरे कंचे पे मारते थे तो एक कंचे की एनर्जी जो है दूसरे कंचे में चली जाती थी, बिल्कुल वही हुआ यहाँ पर भी। यहाँ पर भी जो बर्फ़ की सिल्ली के जो मॉलिक्यूल हैं उन्होंने मेरी उंगली के मॉलिक्यूल से एनर्जी ले ली और वो ज़्यादा तेज़ी से जिगल करने लगे, और इस तरीके से। तो अब ध्यान देना, तो ये जो मूवमेंट है कि भाई जो बर्फ़ की सिल्ली के जो मॉलिक्यूल हैं जो डिसऑर्डर हो रहे हैं, ये जो हाथ से जो एनर्जी है, जो हीट जो है मेरे हाथ से जो है बर्फ़ में जा रही है, ये डिफ़ाइन करता है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और यही डिफ़ाइन करता है टाइम को, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, कम डिसऑर्डर से ज़्यादा डिसऑर्डर की स्टेट में। और अगर आपको ऑर्डर क्रिएट करना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी बाहर से। हल्का सा ब्रीफ अकाउंट ले लेते हैं जितने भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। पहला क्या है भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि भाई एक न तो बनाई जा सकती है एनर्जी, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक से अलग दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सबको आता है समझ में। दूसरा है कि आपका एंट्रोपी वाला, कि आप इस तरीके से आप डिसऑर्डरलीनेस बढ़ती है, आप इस तरीके से एनर्जी को एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, और जब भी आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप कभी भी उसको 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते, कभी भी उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं ला सकते, और हमेशा वो 100 से कम ही रहेगी। और आपको मालूम है कि एक ऐसा जगह है, वो है हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर में एफएमओ कॉम्प्लेक्स। तो गूगल टॉक्स के अंदर में भी अलग अलग किताबें हैं, इसको क्वांटम बायोलॉजी के अंदर में ये चीज़ आती है कि जिसके अंदर में फोटोसिंथेसिस का जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है वो उन चुनिंदा जगहों में से एक है जिसकी एफिशिएंसी 99% से ऊपर है, 99% से ऊपर, मतलब
कैसे पॉसिबल है, कभी और बात करेंगे क्वांटम टनलिंग, क्वांटम जेनेटिक्स, क्वांटम बायोलॉजी के ऊपर में। फ़िलहाल आज की बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। तो यही चीज़, अच्छा कभी सोचा है कि यार ये हीट क्या है? पानी जब गर्म होता है तो पानी के मॉलिक्यूल तो बदले नहीं है, तो वो पानी के मॉलिक्यूल H2O का मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके अंदर में हीट आ गई। क्या मतलब क्या है इस बात का? आसान भाषा में मतलब कि पानी के मॉलिक्यूल थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से जिगल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कोई और तुम्हारे हाथ के मॉलिक्यूल। जब तुमने हाथ डाला तो वो कम जिगल कर रहे थे। तो असल में अगर तुम देखो तो हीट का MLT, फिजिक्स के अंदर में जो पहले चैप्टर में आप निकालते हैं, MLT वैल्यू निकालो, हीट का निकालो और किसका निकालो? वर्क का निकालो। अरे दोनों बराबर हैं, सेम है, आइडेंटिकल है। ऐसे कैसे भाई? मतलब MLT अगर दोनों का बराबर है तो कहीं ना कहीं अपनी डेफिनेशन के लेवल पे ये दोनों चीज़ें समान होनी चाहिए ना। और एक सोच के देखो यार, वर्क डन, मैं तो यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, और केवल किसी चीज़ में गर्मी होना, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, आइडेंटिकल हैं। असल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्क डन हीट ही तो होता है। वो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल जिगल कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह वो वर्क ही तो कर रहे हैं। वो एक ही बात तो हो गई कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हीट जो है वो वर्क है, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी आपका बस थोड़ा सा उसको चेंज कर दीजिए, मतलब दोनों चीज़ें MLT वैल्यू दोनों की जो है वो सेम रहेंगी। जितने भी लॉ हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे टाइम सिमेट्रिकल हैं। एक ही चीज़ है जिसकी वजह से टाइम, एक ही लॉ है जिसकी वजह से टाइम एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसकी अगर हम बात करें, मैं अब किताब की बात तो हम कर ही चुके हैं कि द ऑर्डर ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ टाइम, हाँ ऑर्डर ऑफ टाइम जो किताब का नाम है कार्लो रोवेली की। और असल में इससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक आइडिया है इस किताब का जो आखिर में है, असल में वक्त जो है वो हम है। वक्त कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। असल में हम वक्त को फील कर पाते हैं। इसी एक रॉयल इंस्टीट्यूशन है, तो आपको बड़ा पसंद आएगी। रॉयल इंस्टीट्यूशन एक भाई आपका एक लेक्चर सीरीज़ होती है, और उसके अंदर में दुनिया के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो सब आकर के लेक्चर देते हैं। और उसमें भी कार्लो रोवेली का लेक्चर है, वो टाइम वाले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। और किताब पढ़ने का मौका मिले तो किताब ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि किताब से बेहतरीन तो कोई चीज़ और होती नहीं। और तो और उन्होंने उसमें एक किताब सजेस्ट की थी, और वो किताब का नाम था वी आर द टाइम मशीन। इन सभी किताबों के जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन सभी के लिंक्स, चाहे वो क्वांटम बायोलॉजी हो, ऑर्डर ऑफ टाइम हो, वी आर द टाइम मशीन हो, कार्लो रोवेली हो, जो भी अपन लिंक के जिक्र करूँगा मैं, उस सभी के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि भाई इस बात की कि किस तरीके से कि वक्त केवल और केवल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन होता है। और जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं कि भाई हाँ, एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की 100% नहीं हो सकती, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो थर्ड लॉ ये कहता है भैया हो सकती है, लेकिन कब होगी? 0 केल्विन पे होगी। और हेलो बात सुनो, 0 केल्विन पे पहुंचना संभव नहीं है। ये आखिरी में डायलॉग मार करके वो चला गया कि 0 केल्विन पे पहुंचना संभव नहीं है। और ये बात सही भी है कि मिनिमम उसके अंदर में, किसी भी चीज़ के अंदर में एक इनहेरेंट एनर्जी तो होगी। वो आप उसका स्पिन तो बंद नहीं कर सकते है जी, उसका एक बेसिक जो वाइब्रेशनल मोशन है वो तो बंद नहीं कर सकते, तो वो तो हमेशा चलेगा ही चलेगा। तो हाँ ठीक है, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ सेशन को, और आई होप कि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग फटा हो एक दो चीज़ों को लेकर के, और तुम भी सोचो, है ना। अच्छा ध्यान से दोस्त, एक दिमाग फाड़ने वाला एक लाइन बोल करके जा रहा हूँ। अच्छा, दिमाग फाड़ना मतलब माइंड ब्लो। ठीक, माइंड ब्लोइंग अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लगता है, हिंदी में बड़ा बेकार लगता है ना। नहीं, हिंदी में भी बढ़िया है, दिमाग फाड़ देना। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में, ध्यान से सुनना भाई, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो पिछले कुछ ही दिनों में बनी है, जिसमें कि ये वीडियो भी आ रही है, तो खुद बताओ, क्योंकि दुनिया में चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन तुम केवल वही चीज़ क्यों देख रहे हो जो कि पिछले 2-3 दिन में बनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर वाकई में तुम पिछले 2-3 दिनों में ही बनी हुई चीज़ें देख रहे हो, तो तुम देख रहे हो या कोई तुम्हें दिखा रहा है? क्योंकि भैया अगर तुम खुद देख रहे होते तो हर चीज़ देख रहे होते ना।
10 साल पुरानी भी चीज़ देख रहे होते, 20 साल पुरानी भी चीज़ भी देख रहे होते, आज का भी देख रहे होते, 1 साल पुरानी भी देख रहे होते, लेकिन तुम कितना देख रहे हो? तुम केवल और केवल 2-4 दिन पुरानी ही चीज़ देखते हो हमेशा। तो प्लीज़, अगर ऐसा है तो कोई ना कोई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो तुम्हें ये चीज़ें दिखा रहा है, और वो क्या है? वो है यूट्यूब का एल्गोरिदम, गूगल का एल्गोरिदम, सब चीज़ें। तो थोड़ा सा बाहर निकलिए और जैसे आगे बढ़ें धीरे धीरे, सीखने का कोई वो नहीं होता। तो हम तो वही सीखने के लिए उससे हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो कि सीखने के लिए आए, मतलब हो सकता आए हूँ, मैं सिखा सकता हूँ। आई डोंट थिंक कि आपने इस चैनल पे कभी कोई ट्रिक का वीडियो देखा होगा, है कोई, मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ना आए। आई डोंट वांट टू फॉल फॉर दैट, बट आज के लिए इतना ही। कोशिश कीजिएगा कि ऐसी चीज़ें भी पढ़ें, जानें, बूझें जो कि काफ़ी पहले बनाई गई थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो सीखेंगे। तो अगर आप सीखने की अवस्था में हैं, सीखना चाहते हैं, तो बस रोज़ाना मिल रहे हैं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कि हम डाल पाएँ रोज़ाना एक वीडियो। तो आज के ख़यालात इसी के साथ समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कल सुबह। और आज 9 बजे मिलेंगे वैसे तो हम अपने उसके लिए, हमारा जो वो होता है सो कॉल्ड MCQ वगैरह। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।